एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। ऑलराइट, अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 2, 19 में क्या बात कर रहा था? इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। इंप्लाइड अथॉरिटी 19(1) तो हम पढ़ चुके हैं। एक्ट ऑफ अ पार्टनर फॉर रूटीन मैटर्स और एक्ट ऑफ अ पार्टनर डन इन द यूजुअल वे टू कैरी ऑन द बिजनेस इज बाइंड्स द फर्म। ये तो हम पढ़ चुके हैं, कोई नया इसमें कुछ नहीं था। 19(2) में क्या बोल रहा था? 19(1) क्या बोलता है? ये जो अथॉरिटी है ना, इट इज कॉल्ड एज इंप्लाइड अथॉरिटी। एक्ट ऑफ अ पार्टनर डन इन द यूजुअल वे टू बाइंड द फर्म इज कॉल्ड एज इंप्लाइड अथॉरिटी। मुझे एक बात बताओ, एक्ट डन इन द यूजुअल वे, इसको पहले अपन जरा समझ लेते हैं। इज बाइंग गुड्स एंड सेलिंग गुड्स एक्ट डन इन अ यूजुअल वे? इज बाइंग गुड्स एंड सेलिंग गुड्स एक्ट डन इन अ यूजुअल वे? इज पेमेंट टू क्रेडिटर यूजुअल वे? इज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट यूजुअल वे? यस, नॉर्मल है यार, धंधे में ये तो होता ही रहता है। ऑलराइट, बट इज इश्यूइंग और ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एन एक्ट ऑफ द यूजुअल वे? नो। क्यों? बिकॉज ऑफ सेक्शन 19 सब सेक्शन 2। बट मुझे अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है, रिवाज है तो चलेगा। मैंने तुमको यहां तक पढ़ाया था, अब मैं तुमको आगे का सेक्शन पढ़ा रहा हूं, ठीक है? सेक्शन 20 क्या बोल रहा है? एक्सटेंशन ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, देखो जब तक नहीं पढ़ाया तुम लोग आंसर नहीं दे सकता, तब तक नहीं, बाय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तो तुम लोग केस स्टडी गलत कर दोगे। तुमने यहां खुद का अंडरस्टैंडिंग लिया, हाँ या ना? यहां तक तो तुमने खुद का अंडरस्टैंडिंग लिया, नहीं लेना है। मैंने बोला बाय एग्रीमेंट चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते सर। क्यों? क्योंकि मैंने यहां लिखा हुआ है कस्टम्स या यूसेज। जब तक मैं पढ़ाऊं नहीं तब तक बोलना नहीं। सेक्शन 20 बोल रहा है यस, द इंप्लाइड अथॉरिटी कैन बी एक्सटेंडेड और कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। कैन बी एक्सटेंडेड या कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय वे ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। Implied authority can be extended or restricted by way of a contract। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या है इधर? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, देयर आर पार्टनर्स ओ बी, बाहर के भी, और किसको ले लेंगे? ओबीसी, क्या तुम लोग? ठीक है, और किसका नाम, क्या नाम बेटा आपका? के। ऑलराइट, ऑलराइट, ओबी के करके एक फॉर्म है। ओके, तुमने कितनी बार देखा होगा बेटा, सो मेनी टाइम्स यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि देखो ये मैंने यहां एक फोटो डाला है, ठीक है? पहले फोटो का मतलब समझ लेते हैं अपन। कितनी बार क्या होता है घर में ना, झगड़े वगड़े होते, तुम्हारी मॉम तुमको मार रही होती है, ठीक है? कैसे मारती है? जैसे धर्म कैसा मारती है, बता मेरे को। हाँ, बेलन, फिर जो हाथ में आया वो, ठीक है? मतलब अब समझो धर्म को मार रही है, ठीक है? पट्टे से, बेल्ट, जूता, ऑलराइट, बेलन, जो हाथ में आया वो बोल रहा है, समझ में? और अचानक से घंटी बजती है, ऑलराइट, अचानक से घंटी बजती है और पता चल रहा है कि दादा दादी आ गए, नाना नानी, कोई रिश्तेदार आ गया। तो क्या हो जाता है? मार खाते खाते सब लोग, मम्मी भी हंस रही है, बेटा भी हंस रहा है। बाहर वालों को क्या, बाहर वालों को पता रहता है कि अंदर क्या मैटर चल रहा है, अनलेस धर्म चिल्ला रहा होगा। फिर घंटी करके पूछे क्यों चिल्ला रहा? अरे वो खुशी से चिल्ला रहा था। देखो ना बेचारा, इसकी हालत देखो कैसी हो गई है। Alright, when parents, this is how your mother and you are when relatives come into the house, yes or no? कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है, गाली खा रहे हो, अचानक से घंटी बज के आइए आइए आइए, बहुत टाइम बाद आए, जा लेके आ कुछ नींबू पानी या कुछ खाने पीने का सामान, हाँ या ना? ऑलराइट, अब मुझे एक बात बताओ, इफ आई टेल यू कि ये जो इंप्लाइड अथॉरिटी है, ये जो इंप्लाइड अथॉरिटी है बिटवीन दीज थ्री पार्टनर्स, कैन दिस इंप्लाइड अथॉरिटी बी रिस्ट्रिक्टेड एंड एक्सटेंडेड? सबसे पहले, कैन दिस इंप्लाइड अथॉरिटी बी रिस्ट्रिक्टेड या एक्सटेंडेड? अब मैंने समझो एक और पर्सन ले लेते, क्या नाम बेटा आपका? सार्थक। तो सार्थक इधर है, ऑलराइट, सार्थक इज हियर। नाउ सार्थक, अभी हमने डिस्कस किया
कि एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, इज इट इंप्लाइड अथॉरिटी? इज एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इंप्लाइड अथॉरिटी? क्या ये अथॉरिटी में रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं? कैन आई रिस्ट्रिक्ट दिस इंप्लाइड अथॉरिटी? कैन आई टेल कि कशिश यू आर नॉट टू एक्सेप्ट एनी बिल ऑफ एक्सचेंज? कैन आई रिस्ट्रिक्ट दिस इंप्लाइड अथॉरिटी? यस. कैन आई से कशिश, हमने डिसाइड कर लिया कशिश यू विल नॉट एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. के कशिश नहीं था ना? अच्छा, उसको मैंने इधर डाल दिया. तो ओबी के कौन था? मैं, भार्गवी और भार्गवी, ये मैं तो हूं. आप क्या नाम क्या है? अच्छा, कशिश. हाँ, तो बराबर ही बोल रहा हूं ना. हाँ ठीक है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया. चाय पीने का जरूरत है, ठीक है. एनीवे, कैन आई रिस्ट्रिक्ट दिस अथॉरिटी ऑफ कशिश? यस और नो? आई कैन रिस्ट्रिक्ट दिस अथॉरिटी. क्या जरूरी है कि सार्थक को पता चले हमारा इंटरनल मैटर क्या चल रहा है? हु इज सार्थक टू द फर्म? सार्थक टू द फर्म इज थर्ड पार्टी. देखिए, इसके लिए इंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो सार्थक ने एक बिल रेज किया, कशिश ने एक्सेप्ट कर लिया, चलेगा? क्यों? तो स्टेप बाय स्टेप. किसने ना बोला था? तुम डालो ना अपने आप को सार्थक की पोजीशन पे. सार्थक को हम मैं बोल दूं, ए मैंने तो कशिश को अलाउ नहीं किया था, जा भाड़ में, तेरा बिल ऑफ एक्सचेंज ले, फाड़ दिया, रख तेरे पास ही. ऐसा बोल सकता है क्या? अभी तो तुमने बोला हाँ हाँ, कशिश को मना किया, बराबर. बट हुआ क्या इधर? किसने एक्सेप्ट किया? तो बात कशिश की करते, कशिश ने कर लिया एक्सेप्ट. तो सार्थक थर्ड पार्टी है, तो सार्थक को मैं ऐसा बोल सकता हूं, काय के लिए दिया तू बिल ऑफ एक्सचेंज? इधर आ, रुक, तू मिल मेरे को रात को मुलुंड स्टेशन के बाहर. कैसा दिया तूने? तेरे को पढ़ने को नहीं हुआ हमारा एग्रीमेंट? तो सार्थक क्या बोलेगा? जेन्युइनली बोलो, क्या बोलेगा? तो कॉमन सेंस की बात है, देखते हैं कितना कॉमन सेंस है. सार्थक क्या बोलेगा? मार खाएगा मेरे से? तो फिर क्या बोलेगा? मेरे को क्या मालूम, तुम लोग का मैटर तुम लोग जानो, वो पार्टनर है. मैं बोलूंगा हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मल है. हमला हाँ, उसको देखना चाहिए ना, मैं इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो बेटा, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अरे सर कशिश ने एक्सेप्ट किया तो इनवैलिड नहीं. ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज जस्ट एंड फेथफुल. कशिश को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था बिकॉज दिस इज व्हाट वी डिसाइडेड. अब कशिश एक्सेप्ट करिए तो किसका फॉल्ट है? कि थर्ड पार्टी का. अब समझ में आ रहा है? यू कैन नॉट ब्लेम थर्ड पार्टी. कॉमन सेंस है. तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सार्थक का फॉल्ट. हाँ, तो तुम बोला ना कि सर उसका क्या करेंगे कशिश को. आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, नहीं था तो वेरी गुड. हु विल वी ब्लेम? कशिश. हमको सार्थक को प्रोटेक्ट करना है, मतलब वी हैव टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टीज. कल उठ के गुड्स हमने बोला चलो कशिश डज नॉट हैव द, या भार्गवी डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू परचेज गुड्स. कल उठ के उसने गुड्स खरीद लिया, तो मैं क्या पैसा नहीं दूंगा? समझ में आ रहा है? रियलिटी में यही होगा ना. कल भार्गवी ने, मैं बोलूंगा सप्लायर को, तूने दिया कैसा, उसके पास तो अथॉरिटी नहीं है, अब तू भूल जा. सामने वाला क्या बोलेगा? कैसे भूलूंगा बॉस, मेरे को चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर मैटर हो जाएगा. यहां से लोग जा रहे हैं, यहां से लोग जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. समझ में आ रहा है? जीतूंगा तो मैं ही, ठीक है. बट मेरे को जेल वगैरह नहीं जाना है. बट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? वी हैव टू प्रोटेक्ट द थर्ड पार्टी. बेटा अगर ये मैं रूल नहीं डालूंगा, ये रूल अगर मैं नहीं डालूंगा तो देयर विल बी केओस. बिजनेस कैसे करोगे? हर कोई बोलेगा तू कैसे दिया, इसकी इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, मुझे नहीं मालूम, तू उससे ले ले ना. नहीं चलेगा बेटा ऐसा. ऑलराइट. तो अब सिचुएशन नंबर 1 क्या था? सार्थक को पता होना चाहिए क्या? सार्थक को पता रहेगा कि नहीं रहेगा? बट व्हाट इफ पता है? हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है. क्लोज वेंडर है, या उसको मालूम है कि नहीं यार हर बार बिल ऑफ एक्सचेंज ये लोग दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं, कशिश नहीं एक्सेप्ट करती है. तो किसकी गलती? तो ब्लेम कौन उठाएगा? सार्थक. समझ में आया? इफ द पार्टनर
if the third party does not know about the implied authority, then such an act will bind the firm. तुम ये नहीं बोल सकते कशिश तेरे पावर में नहीं, बॉस कशिश तेरे पावर में नहीं था, फिर भी ये थर्ड पार्टी को हम प्रोटेक्ट करेंगे. बट इफ कशिश न्यू, सॉरी सार्थक न्यू कि नहीं है बॉस इसके पास, तो मस्ती किसकी? जिसकी मस्ती उसका ब्लेम. उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, क्या किसकी मस्ती थी? तो ब्लेम कौन उठाएगा? पूरा फर्म उठाएगा. पूरा फर्म उठाएगा. अब यहां पे मस्ती किसकी थी? ब्लेम कौन उठाएगा? फिर मैं पैसा देने से मना कर दूंगा, तेरे को मालूम था ना कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो तू क्यों दिया? देन माई एटीट्यूड एंड माई टोन विल चेंज. तेरे को मालूम था. अब जब नहीं मालूम है तो मैं क्या कर सकता हूं? बट जब उसको अगर मालूम था कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, मैं तेरे को मालूम था वो नहीं एक्सेप्ट करती है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो तूने क्यों किया मस्ती? तो जिसकी मस्ती रहेगी वो ही ब्लेम उठाएगा. समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? अब दूसरा केस, ओ बी एंड के एक इंप्लॉय है जिसका नाम है धर्म. ठीक है, अभी धर्म है, डी लिख देते खाली. धर्म है, धर्म जा रहा है सार्थक के पास प्रोडक्ट उठाने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए. सार्थक नोज ही इज नॉट अ पार्टनर. सार्थक नोज ही इज नॉट अ पार्टनर. ही स्टिल गिव्स गुड्स टू हिम. ही स्टिल गिव्स गुड्स टू हिम. Will action of D bind the firm? क्यों? पार्टनर? अगर उसको लगता है डी पार्टनर है तो सार्थक ही पागल है ना. उसको क्यों लग रहा है वो पार्टनर है? होल्डिंग आउट में डाल सकते नहीं डाल सकते? होल्डिंग आउट में क्या एक ओरिजिनल पार्टनर का कुछ एक्सेप्टेंस या उसका कुछ इंडिकेशन साइन होना चाहिए, या तो था ही नहीं. मतलब व्हेन द सामने वाला थिंग्स ही इज नॉट अ पार्टनर एंड ही स्टिल, सामने वाला थिंग्स ही इज नॉट अ पार्टनर एंड ही स्टिल गिव्स द गुड्स, देन वो इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएगा. बेसिकली लोग बोलना क्या चाह रहे हैं? एक्ट ऑफ एन एम्प्लॉई विल नॉट बाइंड द फर्म. तुमको देना है तुम दे दो, बट इट विल नॉट बाइंड द फर्म. क्लियर है? समझ में आ गया? दिस इज वॉट सेक्शन 20 इज ऑल अबाउट बेटा. देखो, एक्ट ऑफ अ पार्टनर विद इन द यूजुअल स्कोप ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या हो गया? द लैंग्वेज दैट इज यूजेस यूजुअल स्कोप ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या हो गया? विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी. यही इंप्लाइड अथॉरिटी ना, यूजुअल स्कोप. दैट इज इंप्लाइड अथॉरिटी में कुछ है. ऑल राइट, इट विल बाइंड द फर्म इवन इफ देयर आर इंटरनल रूल्स लिमिटिंग द पार्टनर्स अथॉरिटी. मतलब क्या? देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंप्लाइड अथॉरिटी. Usual courses, usual acts done in the usual course of business will bind the firm even if implied authority is restricted. इसका ये मतलब हो गया. बिकॉज रिस्ट्रिक्शन इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है. थर्ड पार्टी को तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जानने के लिए कि एक्चुअल में रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है. बट इफ द पर्सन नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, if the third party knows about the restriction or doesn't think that the person is actually a partner, मतलब क्या हो गया? doesn't think, ये लॉ का लैंग्वेज है, doesn't think that the person is actually a partner. मतलब उसको पता है सामने वाला is not a partner. He knows that the सामने वाला is not a partner. Such an act will not bind the firm. समझ में आ गया? इंटरनल मैटर्स इंटरनल रहेंगे, एक्सटर्नल मैटर्स एक्सटर्नल रहेंगे. क्लियर हो गया? प्लीज राइट दिस डाउन. ए, तुमने पहला वाला नहीं लिखा है ना? क्या नहीं लिखा है? लिख लो. हाँ बेटा. नहीं, पूरा लिखो. ऐसा तो चल जाता है, पर रिस्क नहीं लेने का. 3 लेटर लिखने में क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ,
कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम बाइंड हो गया ना बेटा, तो वो के का गलती, थर्ड पार्टी का क्या गलती है? के पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? तो उसकी भी लायबिलिटी आ गई ना बेटा, अगर उससे लॉस हुआ तो। और बेटा ये सब क्लॉजेज है, याद रखना। ए बी सी मैंने तब नॉर्मल नंबरिंग नहीं की है, वो क्लॉज है। अगर तुमको ऊपर नीचे याद है तो 1 2 3 4 लिखना, क्लॉज नहीं लिखना। एंड साथ में लिखना है तो क्लॉज कैसा लिखोगे? सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, देन क्लॉज बी सी डी ई, ऐसा। ठीक है? हाँ बोलो बेटा। नहीं, क्या सबसेक्शन का ऑर्डर? मतलब 19.2 के बदले 19.1 लिखेगा। क्यों? तू बर्गर कैसा खाता है? पाव निकाल के? तो फिर वही ऑर्डर में ना, कि बोलता है पेप्सी को बर्गर में डाल दो और बर्गर के कप में, पेप्सी के कप में बर्गर को पैटी डाल दो, ऐसा नहीं ना बेटा। 19.2 पहले लिखना है तो पहले लिख, पर 19.2 में जो लिखा है वही लिख। 19.2 में 19.1 का नहीं मैटर लिखना। या तो अगर तुमको सब सेक्शन याद नहीं रह रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 चलेगा। 19 में 1 एंड 2 आर इंक्लूडेड बेटा, 19 में 1 एंड 2 आर इंक्लूडेड, तो वो चलेगा तुमको। हाँ हाँ, 19 में सब इंक्लूड हो गया ना, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज। 19 के अंदर वो 19.2 ए किसका हिस्सा है? 19 का ही हिस्सा है ना। मेन इज 19, तुमको मेन भी याद रह गया तो ठीक है, सब सेक्शन नहीं रहा तो चलेगा। सेक्शन भी याद नहीं रहेगा तो चलेगा, इट इज ओके। वो भी याद नहीं रहा तो लिखने का एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो एग्जाम नहीं देने का बेटा, पेरेंट्स को बुलाने का, मेरे से बात करवाने की, ठीक है, और एडमिशन कैंसिल करवा लेने का। चलो बी क्वाइट, हो गया? हाँ तो फिर बात क्यों कर रहे हो? हो गया? हाँ तो फटाफट करो यार, क्या है, अभी तो एक ही सेक्शन पढ़ा है अपन ने।
हाँ सर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, हाँ जैसे थर्ड पार्टी को आउट ऑफ स्टेशन जाना है और आप दोनों हो नहीं फॉर्म में, तो उस टाइम पे वो क्या कशिश को एक्सेप्ट, बट इमरजेंसी में बिल ऑफ एक्सचेंज क्या आया? मतलब उसको पेमेंट देना है, तो उस टाइम पे उसको देके निकलना रहेगा। अगर वो एक्ट ना करे और फर्म को लॉस हो रहा हो, मतलब गुड क्वेश्चन, ऑलराइट, देयर इज अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, पेमेंट करनी है, बिल एक्सेप्ट करना है, नहीं करा तो बहुत मेजर लॉस या मेजर नुकसान हो सकता है। अगर ये कशिश डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है कि अगर मैंने ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं एक्सेप्ट किया होता तो आपको बहुत बड़ा, हमको बहुत बड़ा लॉस हो गया होता, तो चल जाता। क्यों चल जाता? बिकॉज हमारे पास इमरजेंसी के लिए सेक्शन अलग है, हमेशा स्पेसिफिक ओवर जनरल। जनरल सेक्शन ये बोल रहा है, बट देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन फॉर इमरजेंसी, एनी एक्ट अंडरटेकन बाय द पार्टनर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉसेज एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। याद है ना? तो चलेगा। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो चलेगा, फिर हम स्पेसिफिक सेक्शन देखेंगे, इमरजेंसी वाला सेक्शन देखेंगे, ये सेक्शन नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। पता था कि अंदर रेस्ट्रिक्शन, हाँ, फिर भी मैंने ऐसा चलेगा क्या? केस नंबर 1 में इसको ब्लेम किया ना, तो किसी और को तो ब्लेम करना पड़ेगा ना मेरे को। जब तुमको था मालूम तो तुम क्यों किया? तुमको मालूम है आग में जाएगा तो जलेगा, तो फिर आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी हैव टू बी फेयर। हर बार मैं उसको कैसे ब्लेम करूं? समझ में आ रहा है? लॉ इज फेयर। ठीक है, चलो आगे, प्लीज राइट दिस डाउन। सेकेंड बेंच, क्या बात कर रहे हो तुम लोग इतना? बोलो बेटा। ठीक है, हो गया। Partner's authority, implied authority can be extended or restricted by a contract. ठीक है? And act within the usual scope of authority मतलब act within implied authority. हाँ, कहां पे रिस्ट्रिक्शन? इधर इधर एक्सटेंशन एंड ना, क्या नहीं दिख रहा तेरे को? एक्सटेंशन मैथ्स पढ़ा रहा हो क्या बेटा? 9 स्क्वायर लग रहा है।
ये तेरे को 9 स्क्वायर लग रहा है ना, रुक जाए सर को आने दे, किसको लगाना 9 स्क्वायर? ठीक है, अभी इसके बाद 3 बेबी सेक्शंस है, 21, 22, 23। जिसमें 22 पढ़ा दिया मैंने। क्या है, क्या नहीं समझा? द डाउट इज कि सर व्हाट इफ क्या था, एम्प्लॉय को पार्टनर ने एम्प्लॉय को भेजा भाई, ओके, पार्टनर ने एम्प्लॉय को भेजा, ठीक है, समझो पार्टनर ने धर्म को भेजा, हु इज एन एम्प्लॉय, मैंने भेजा धर्म को सार्थक के पास, ऑलराइट। यहां पे वो लोग क्या देख रहे हैं कि सार्थक को पता होना चाहिए कि वो पार्टनर है या नहीं है। सार्थक को क्या लगना चाहिए, शुड ही बी अ पार्टनर और ही शुड नॉट बी अ पार्टनर? ही शुड नॉट बी अ पार्टनर, ऑलराइट। व्हेन ही नोज कि धर्म इज नॉट अ पार्टनर, व्हेन ही नोज धर्म इज नॉट अ पार्टनर, इट विल नॉट बाइंड द फर्म। मतलब इफ ही नोज धर्म इज एन एम्प्लॉय, इट विल नॉट बाइंड द फर्म। समझ में आ रहा है? अब समझो मैंने भेजा धर्म को, अब इट डिपेंड्स अपॉन आवर रिलेशन ना। सार्थक मुझे जानता है, सार्थक धर्म को भी जानता है कि धर्म का रेगुलर ड्यूटी है कि वो प्रोडक्ट लेके आएगा। अब वो मेरा सप्लायर है, मैं उसके साथ धोखा करता रहूंगा क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं ऐसा बोलूंगा उसको कि तूने धर्म को क्यों दिया? जब रेगुलर है, मैंने उसको फोन किया, मेरा एम्प्लॉय आ रहा है, तो हु विल बी बाउंड? फॉर्म विल बी बाउंड ना। एक रैंडम पर्सन आके लेके जाता है तो इट विल नॉट बाइंड द फर्म। आपको समझ में आया? ये बोलने का कोशिश कर रहा है। मैंने फोन किया, धर्म आएगा, उसको दे देना प्रोडक्ट, ठीक है। धर्म अपने आप आ गया विदाउट माई नॉलेज, धर्म अपने आप आ गया विदाउट माई नॉलेज और विदाउट आवर नॉलेज। सार्थक ने उसको प्रोडक्ट दे दिया, सार्थक को भी पता है वो पार्टनर, कल उठ के मेरे को नहीं फोन कर सकता, कल उठ के वो मेरे को फोन नहीं कर सकता कि सर मेरे को पेमेंट दो, नहीं चलेगा बॉस। जब तेरे को मालूम था वो पार्टनर नहीं है, मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो तूने धर्म को रैंडमली माल कैसे दे दिया? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होगा ना, रैंडमली कोई भी उठ के माल थोड़ी ना आएगा। मतलब आपके पास कोई आ रहा है, आप दे दोगे यूं ही? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपके पास कोई आ रहा है तो आप बोलेंगे हाँ लेके जा, नहीं। आपको अगर लग रहा है, वो आप पूछोगे ना कहां से आया है, तो वो बंदा बोलेगा मैं पार्टनर हूं, और उसको मालूम है वो पार्टनर, तो नहीं देना चाहिए। और कोई पिकअप करने आ रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एज अ पार्टनर बोलने के लिए कि सार्थक लिसन दिस पर्सन इज कमिंग, तू दे देना, ठीक है। डीलिंग मेरे और सार्थक के बीच में है या उसके और वो पिकअप करने वाले के बीच में है? आप समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सिंपल 3 सेक्शन, ये तो डिलीट कर देना आपने, उसका कुछ काम नहीं है। तुम्हारा डाउट सेक्शन नंबर 21, पार्टनर्स अथॉरिटी एंड एन इमरजेंसी पढ़ चुके हैं, बस वो लोग यहां लिखा था इसके लिए मैंने वहां पढ़ा दिया, बट वहां रेलेवेंट था। तो पार्टनर इन एन इमरजेंसी, पार्टनर हैज द अथॉरिटी टू डू, क्या लिखा हुआ है? ऑल एक्ट्स। तब ना इंप्लाइड अथॉरिटी देखी जाएगी, ना ये देखा जाएगा, वो देखा जाएगा, एग्रीमेंट कुछ नहीं देखा जाएगा।
he has the authority to do all acts to protect the firm from loss, and ये act will bind the firm, भले वो implied authority में हो या ना हो, specific over general, but ये act should be out of ordinary prudence, common sense. ठीक है? Mode of act, mode of doing act to bind the firm, section 22 मैंने already पढ़ा दिया. If you want to bind, it should such demonstrate clearly that you are acting for the business or the firm. Stamp, signature, name, designation, कुछ तो बताओ जिससे हमें पता चले कि your intention is to bind the firm. Section 23 कोई मेरे को समझा सकता है क्या? क्या है? हाँ? एविडेंस, एविडेंस, एविडेंस अगेंस्ट द फर्म. एंड एडमिशन मतलब एन एडमिशन बाय पार्टनर मतलब धर्म वॉज राइट, बराबर है. यहां पे एन एडमिशन मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर वार्टनर वो वाला नहीं है, एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं है, एडमिशन मेड बाय अ पार्टनर. मतलब व्हेन अ पार्टनर एडमिट्स एनीथिंग, व्हेन अ पार्टनर एडमिट्स एनीथिंग रिगार्डिंग द बिजनेस, सच अ थिंग विल बी रिगार्डेड एज एविडेंस अगेंस्ट द बिजनेस. मतलब क्या हो गया इसका? मैं और भार्गवी ड्रग्स बेचते हैं, ठीक है, हम लोग का ड्रग्स का काम, दुनिया को बता रहे वड़ा पाव बेच रहे, बट हमारा मेन बिजनेस क्या है? ड्रग्स बेचने का. ठीक है, अच्छा काम है, तुम लोग बनेगा ना सीए, है ना? जरा भी अच्छा काम नहीं है. ठीक है, नाउ से नो टू ड्रग्स. ठीक है, अब हम लोग समझो ड्रग्स बेच रहे. ओके, इफ भार्गवी एडमिट्स कि हम ड्रग्स बेच रहे हैं, इट विल बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म. मतलब देखो, एविडेंस अगेंस्ट द फर्म प्रूव करना पड़ेगा. देखो, एक एडमिशन, यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी. यहां पे भार्गवी ने एडमिट कर लिया, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि मैं ड्रग्स नहीं बेचता हूं. समझ में आ रहा है? हम पहले डिफॉल्ट मान लेंगे कि तुम ड्रग्स बेचते हो. तुम्हारे ऊपर है कि तुमको साबित करना पड़ेगा कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रग्स. सो एन एडमिशन, ऑलराइट, व्हेन अ पार्टनर एडमिट्स एनीथिंग रिगार्डिंग द बिजनेस, इट इज यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म. कल उठ के समझो हमारा एक प्रोडक्ट जा रहा है, ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल वी आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग क्लोथ्स. फॉर एग्जांपल जीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हम बोल रहे हैं जीन्स 100% कॉटन है, बट जीन्स के अंदर हम कुछ मिला लेते हैं इन द सेंस वी यूज सम अदर फैब्रिक, सस्ता वाला. कॉटन इज एक्सपेंसिव. हम क्या कर रहे हैं? हम फ्रॉड कमिट कर रहे हैं. भार्गवी के मुंह से कहीं निकल गया कि नहीं यार, हम लोग जो जीन्स बेचते हैं ना, उसमें हम लोग कॉटन एक्चुअली नहीं होता है, हम लोग एक 2% अलग फैब्रिक मिला लेते हैं, उससे हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, इसके लिए हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है. इफ टुमारो अ नोटिस कम्स और एन इंक्वायरी हैपेंस और एन इन्वेस्टिगेशन इज टेकन प्लेस, व्हाटएवर शी हैज सेड विल बी एडमिटेड टू बी ट्रू. उसको मुझे रॉन्ग प्रूफ करना है तो मुझे बताना. सी, दे आर टॉकिंग अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन होम? मी.
टू शो दैट नहीं ये 100% कॉटन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर वो चुपचाप बैठती, भार्गवी और मैं चुप बैठे हुए रहते, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता? फर्म के ऊपर। नहीं यार, द वन हु इज अक्यूजिंग उस पे रहता, तू प्रूफ कर और बता इसमें 100% कॉटन नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो लॉ है ना, लीगल मैटर है। ऐसा उठ के क्या कल कोई भी किस पे केस करेगा तो क्या हम लोग केस केस ही खेलते रहेंगे कि बिजनेस करेंगे? If tomorrow someone accuses, we both were quiet, तुम्हारा माल मिलावटी है, तो कौन, मैं प्रूफ करूंगा मिलावटी है कि तू प्रूफ करेगा मिलावटी है? सामने वाला, द थर्ड पार्टी विल प्रूव दैट यू आर डूइंग सम फ्रॉडुलेंट बिजनेस और यू आर डूइंग माल प्रैक्टिस। बट घर वाला ही एडमिट कर लिया कि हमारा माल मिलावटी है या हमारे प्रोडक्ट में मिक्सिंग होती है, तो किसको प्रूव करना पड़ेगा? दूसरे घर वाले को प्रूव करना पड़ेगा। इट विल बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। मैं ये नहीं बोल सकता चल तू प्रूव कर, भाई तेरे पार्टनर ने ही बोल दिया, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? अब तू प्रूव कर कि इसमें मिक्सिंग नहीं होता। नाउ एग्जांपल, वी हैव हनी बिजनेस, शहद के नाम पे शुगर सिरप बेच रहे, कलर वाला बेच रहे, कमा रहे, ठीक है। किसी ने सामने से टेस्ट किया और बोला देख तेरा हनी मिलावटी है, तो मैं तो गिल्टी हो गया। बट इसने एडमिट कर लिया कि हम लोग तो मिक्सिंग करते हैं, तो फिर प्रूफ किसको करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा कि हम लोग मिक्स नहीं करते। इफ आई एम एबल टू प्रूव देन आई विल बी सेव, इफ आई एम नॉट एबल टू प्रूव देन मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को बेयर करने पड़ेंगे। वैसे तू ऐसा एडमिट करके कहीं चाह नहीं सकती, ठीक है, लायबिलिटी दोनों पे आएगा। ऐसा नहीं सच बोल दिया मैं फ्री हो गई, नहीं, ये भी है सच बोल दिया मैं फ्री हो गई, दिस इज नो एक्सक्यूज, मुंह से निकल गया खत्म। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? दैट इज सेक्शन नंबर 23। प्लीज राइट दीज 3 डाउन। 21, 22, 23। 22 अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फटाफट बेटा, बेबी सेक्शन है, नॉट सो इंपॉर्टेंट ना। केस स्टडी में कई मिक्स होके आया तो आया। हाँ बेटा, अगर मैंने एडमिट किया कि हाँ ऐसा कुछ फ्रॉड कर रहा, आपने लाइक आपने प्रूव कर दिया कि हम फ्रॉड नहीं कर रहे, तो पनिशमेंट सिर्फ मुझे, किसी को भी नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। फिर बोलेंगे भार्गवी को तो दिमाग नहीं था, कुछ भी ऐसे ही बोल दी उसने, होश में नहीं थी वो, इसको नहीं मालूम था, ठीक है, नादान है वो, इसको नहीं पता है, ऐसा बोल देंगे अपन। हाँ हाँ बोला बेटा। जैसे कि लाइक नहीं नहीं नहीं, इट ऑलवेज बी अगेंस्ट द फर्म। मतलब अगेंस्ट मतलब नॉट द लिटरल मीनिंग व्हेन वी टेक अगेंस्ट, मतलब आपके खिलाफ नहीं, मतलब इट इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इन द सेंस कि इट विल बी एडमिटेड टू बी ट्रू व्हेन वी सी एट द फर्म और लुक एट द फर्म, ऐसा करके। इट्स नॉट फॉर एंड अगेंस्ट। अगेंस्ट द फर्म मतलब दोनों, फॉर भी इंक्लूड हो गया ना इधर बेटा। इट्स नॉट लाइक अ डिबेट, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इट विल बी यूज्ड एज एविडेंस, ऐसा। यहां पे वैसा मत लॉजिक लगाओ कि फॉर मतलब पॉजिटिव, अगेंस्ट मतलब नेगेटिव। कुछ अच्छी बात बोली तो ये सेक्शन लगेगा ही नहीं ना यार, बर्डन ऑफ प्रूफ आता ही नहीं है। इफ शी एडमिट्स समथिंग विच इज नाइस देन कुछ होगा ही नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ी ना आ रहा है इधर। यहां पे ये बोलना क्या चाह रहे, इनकेस एक लीगल बैटल हुआ ना एंड पार्टनर ने कुछ एडमिट कर लिया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ विल शिफ्ट टू द अदर पार्टनर्स। समझ में आ रहा है? ऑर्डिनरी प्रूडेंस, कॉमन सेंस, ठीक है। हाँ बोल बेटा। मतलब स्टेटमेंट पीछे ले लिया, मतलब कैसे? तो झूठ बोल रहा है ना, बाद में खुद ही बोल दिया, मतलब वापस ले लिया, मतलब झूठ बोल दिया ना, तो झूठ बोलने की तो सजा होगी ना बेटा।
समझ में आ रहा है? होगा ना, चालू तो हो गया ना, इन्वेस्टिगेशन तो चालू हो गया ना, समझ में आ रहा है? इन्वेस्टिगेशन तो चालू हो गया। तुम ऐसा खेल खेल थोड़ी ना कर सकते हो, आज सच बोला कल झूठ बोलेगा, परसों वापस सच बोलेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। इसके लिए कोर्ट में यही बोलते हैं ना, ओथ लेते हैं, जो बोलूंगा सच के सिवा। ओथ है मतलब तुमने जो बोला बाद में अगर गलत प्रूव हुआ ना तो तुमको पनिशमेंट देंगे, क्योंकि तुमने ओथ लिया है, तुमने शपथ ली है कि तुम सच ही बोलोगे। गीता रखवाते हैं ना उधर, गीता पे हाथ रख के, यस इट हैपेंस बिकॉज दे वांट टू क्लैरिफाई कि बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आपने झूठ बोला है, देन यू विल बी पनिश्ड। समझ में आ रहा है? में डाउट था और समझो हम लोग का पार्टनरशिप है और मतलब 3 लोग हैं पार्टनरशिप है, 2 ने डिसाइड किया कि 3 लोग हैं, हाँ और बाकी लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ सेल नहीं कर सकता। ओके, बाकी के 2 बाहर है और गवर्नमेंट ने पॉलिसी की जिससे हम लोग के गुड्स की जो प्राइस है वो बहुत गिरने लगी और उस केस में मैंने गुड्स बेचे नहीं क्योंकि मेरे को राइट नहीं था, तो बेचने चाहिए थे ताकि लॉस कम होता, लेकिन मैंने बेचने क्योंकि उनको राइट दिया नहीं था। अगर लॉस हुआ तो मैं बेयर करूंगा। सब बेयर करेंगे, सब बेयर करेंगे। तुमने कोई एक्ट ही नहीं किया ना, बिकॉज इट वॉज नॉट बाय एन इम्प्लाइड अथॉरिटी। तुम एक्ट करते तो सेक्शन 21 लगता, तुमने नहीं किया तो कुछ भी नहीं, सबका लॉस। हाँ बोल दे बेटा, बोल दे, क्या है? कुछ डाउट है उसको, कुछ बोलना था, क्या है तुम लोग? क्या मैं पार्टनर एजेंट कर रहा है क्या? बोलो। अरे कौन सा वाला? ये वन बंद कर दे बेटा थोड़ी देर। हाँ बस बस, एवरीवन बी क्वाइट। हाँ बेटा बोलो। हाँ नहीं रहेगा, हाँ। एट द टाइम व्हेन ही सेड इट वाज प्योर, तब तो प्योर ही था ना। हाँ तो क्या मतलब? सी इसमें व्हाट ही इज सेइंग इज कि व्हेन ही मेड द स्टेटमेंट इट वाज ट्रू और फॉल्स, मिलावट हुई थी या नहीं हुई थी? तब नहीं हुई थी, तो उसकी कोई लाइफ, उसने सच बोला या झूठ बोला? सच बोला। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? नेक्स्ट बैच में समझो मैंने कुछ मिलावट कर दी, वो पार्टनर को नहीं मालूम है, बट व्हाट एम आई डूइंग? कमिटिंग फ्रॉड। इसके फ्रॉड की वजह से कोई लॉस होगा तो मुझे भरपाई करनी पड़ेगी ना। जिसने बोला उसकी क्या गलती है? समझ में आ रहा है? जिसने बोला उसकी गलती नहीं है, मैंने मिक्स कर दिया, मेरे ऊपर आएगा लायबिलिटी। ठीक है, ऑल राइट। एवरीवन एल्स, गाइस बस यार। हाँ हाँ प्रेशराइज कर रहा है और
यू आर यूजिंग रॉन्गफुल मीन्स टू ऑब्टेन एविडेंस, गन पॉइंट के ऊपर कि बता नहीं तो ठोक दूंगा, है ना, यही है ना डाउट? ऑल राइट, हाँ अगर एक पार्टनर ने दे दिया कि ये थर्ड पार्टी है पैसा, ओके, दैट स्टेटमेंट नो, दैट स्टेटमेंट इज नॉट कंसिडर्ड वैलिड। सी, इसके लिए यहां मैं तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं। स्टेटमेंट्स दैट यू मेक अंडर पुलिस कस्टडी इज नॉट वैलिड। आप अरेस्ट हो गए और आपने कोई स्टेटमेंट लिया, कोर्ट वो स्टेटमेंट नहीं मानती। वाई? क्योंकि पुलिस हैज द पावर टू धमकाओ और डराओ यू। यस, मार के भी ले से, मार मार के बोलेगा, होता है, ऑल राइट, होता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट्स मेड व्हेन इन पुलिस कस्टडी आर नॉट वैलिड। वो ट्रू फॉल्स की बात ही नहीं आती। जब स्टेटमेंट बोला है, स्टेटमेंट भले ट्रू हो या फॉल्स हो, वो सच भी बोलेगा ना, कोर्ट क्या बोलेगी? प्रूफ कर। तेरे बोलने से हम नहीं मान रहे, पुलिस कस्टडी का हम कुछ भी नहीं मानेंगे। दैट इज पॉइंट नंबर। वो खाली स्टेटमेंट मतलब इंफॉर्मेशन है, उससे हम कोई चीज डिसाइड नहीं करेंगे। नाउ हिज डाउट वाज कि सर कुछ इफेक्ट था, कुछ सच था, नहीं उगल रहा था पार्टनर, ऑलराइट, और किसी ने वायलेंस या एक्सटर्नल फोर्स निकाल के वो उस बात उगलवाई। बेटा वो एक्ट ही गलत, क्रिमिनल है ना। आगे क्यों आ रहे हैं हम? किसी को गन पॉइंट पे दिखाना और सच उगलवाना क्या सही बात है? नहीं, जरा भी नहीं। यू कैन नॉट थ्रेटन, इसको बोलते कोअर्शन। कोअर्शन, COERCION, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा। क्योंकि कल उठ के मैं सार्थक को गन रख के तू बेच प्रॉपर्टी वरना तेरे को इधर ही गोली मार देगा, एग्रीमेंट साइन कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? वो तो बेचारा साइन करेगा। मेरे पास आ गया ना वैलिड एग्रीमेंट, मेरी साइन है, इसकी साइन है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 10,000 में ले ली मैंने गन पॉइंट के ऊपर। तो मैं क्या बोलूंगा? ये वैलिड एग्रीमेंट है? मैं बोलूंगा ये मेजर, मैं मेजर, ऑलराइट, उसने साइन किया, मैंने साइन किया, प्रॉपर्टी भी है, सब्जेक्ट मैटर भी है, क्या मैं इसको वैलिड एग्रीमेंट मानूंगा? नहीं, इट इज कोअर्शन। ये जब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा ना तब अपन कवर करेंगे, ऑलराइट। इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं चलता है बॉस, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं उसको, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या नहीं पता चले? अरे बट ये इसके साथ गलत हुआ है ना, ये कुछ तो बोलेगा ना, भागेगा भाई, मेरे को गन पॉइंट पे मेरी प्रॉपर्टी ले रहा है कि वो दान में दे देगा, ले जा भाई, कोई बात नहीं, मेरे को माफ कर दे। अब वो ऐसा बोल रहा है तो लेके जाए। बट ये कोर्ट के पास जाएगा ना, बोलेगा मेरे को इंसाफ दो, इसने गन पॉइंट पे रखा है, मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी 10,000 में जा रही है, तो कोर्ट क्या बोलेगी? नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, इट इज अंडर कोअर्शन। प्रूव करना पड़ेगा और वो करेंगे, वो लॉयर्स का काम होता है। सबूत नहीं रहा तो कुछ नहीं कर सकता ना बेटा, वैसा भी समझ में आया? चला आगे। अब मेरे को नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाना है, दैट इज इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर। ठीक है, सिंपल सा सेक्शन है बट लंबा डिस्कशन चलेगा। ठीक है, बिकॉज सी दिस इज वेयर आई टोल्ड यू यू रिक्वायर अ टीचर। ये क्या बोल रहा है? नोटिस, नोटिस मतलब क्या? पब्लिक नोटिस मतलब क्या? पब्लिक नोटिस लिखा हुआ है क्या इधर? नोटिस, सॉरी मैं नोटिस पूछ रहा हूं। पब्लिक नोटिस मतलब क्या? पब्लिक नोटिस नहीं, नॉर्मल नोटिस का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय नोटिस? देखो सिंपल सा लाइन है, टाइटल है, ऑलराइट, सिंपल सा लाइन और टाइटल है, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर। ये 4-5 वर्ड्स में अच्छा खासा लंबा एनालिसिस हो जाता है। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय नोटिस? एनी कम्युनिकेशन
नोटिस मतलब एनी कम्युनिकेशन। अगर मेरा भार्गवी का और कशिश का फर्म है तो हमें क्या क्या टाइप की नोटिसेस आ सकती है बताओ। व्हाट आर द टाइप ऑफ नोटिसेस और कम्युनिकेशंस वी कैन गेट? वी कैन गेट अ नोटिस फ्रॉम अ क्रेडिटर, वी कैन गेट अ नोटिस फ्रॉम अ डेटर, वी कैन गेट अ नोटिस, लीगल नोटिस, लॉयर का नोटिस आ सकता है कि आपके अगेंस्ट कुछ केस हो गया है। ठीक है यार, केस होना, कमर्शियल केस होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने किसी पे केस कर दिया, हमें आया नोटिस कि चलो आपकी हियरिंग आ रही है, हमको पुलिस का नोटिस आ गया, गवर्नमेंट का कोई नोटिस आ गया, इनकम टैक्स का। अब नोटिस मतलब बुरा चीज नहीं है, इनकम टैक्स आ गया कि बॉस कल से आपको जीएसटी भरना है, ठीक है, कम्युनिकेशन है ना। तो सबसे पहले नोटिस मतलब क्या? सम इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, इंटीमेशन। अब पार्टनर्स मिनिमम कितने हैं? 2, मैक्सिमम। तो हर 50 को नोटिस भेजना जरूरी है क्या? हर 50 पार्टनर को नोटिस भेजना जरूरी है? 50 के 50 एक्टिव है तो प्रैक्टिकल है क्या? प्रैक्टिकल है क्या? नहीं। प्लस हमने ऑलरेडी पढ़ा ना, एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड्स, तो इंफॉर्मेशन टू मतलब इंफॉर्मेशन टू, नोटिस टू एक्टिव पार्टनर मतलब नोटिस टू फर्म। अब समझ में आ रहा है? नोटिस टू एक्टिव पार्टनर मींस नोटिस टू द फर्म। अगर कशिश के पास नोटिस आ गई, कशिश के पास नोटिस आ गई, क्या आई कि भाई आपका कोर्ट डेट है, आपका हियरिंग है, आपका कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ भी आ गया, इंटीमेशन आ गया, कुछ भी आ गया, क्रेडिटर बोला पैसा नहीं दूंगा, या क्रेडिटर बोला पैसा दे दो नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा, तो क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। मुझे एक बात बताओ, इफ हमने क्या बोला, 3 लोग हैं, ठीक है, ओबी के। अब एक क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर ने पैसा दिया किसको था? के को था। क्रेडिटर हैड गिवन मनी टू के, ऑल राइट, क्रेडिटर हैड गिवन मनी टू के। अब क्रेडिटर पैसा किस किस से मांग सकता है? सिर्फ के से मांग सकता है? कैन द क्रेडिटर आस्क मनी ओनली फ्रॉम के? Who can he ask? Can he ask from K? Yes. Can he ask from B? Yes. Can he sue O? Yes. Can he ask from the firm? Yes. जब ये पॉसिबल है तो why not notice to a partner meaning notice to the firm? जब K ने पैसा लिया तो पैसा किसको दिया, किसने लिया माना गया था? फर्म ने। तो जब K को कम्युनिकेट किया तो why should we not accept और why should we not believe दैट पूरे फॉर्म को इंफॉर्मेशन पता चल गई है? समझ में आ रहा है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? तो ये लोग क्या बोल रहे थे, वो सेक्शन के टाइटल के हिसाब से ना, सेक्शन के टाइटल के हिसाब से ये लोग क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर। बट मैंने अगर नोटिस स्लीपिंग पार्टनर को दे दी तो चलेगा, डॉर्मेंट पार्टनर को दे दी तो चलेगा, पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली को दे दी तो चलेगा? नहीं चलेगा बेटा, ये लोग नहीं लिखते सेक्शन के अंदर। सेक्शन में सिर्फ लिखते हैं नोटिस टू एक्टिव पार्टनर। तो तुम्हारा भी दिमाग एक्टिव, एग्जाम में ये नहीं बोलेंगे, एग्जाम में बोलेंगे नोटिस वाज गिवन टू स्लीपिंग पार्टनर। और तुमको अगर याद नहीं रहेगा तो तुमको कंफ्यूज हो जाओगे, यार इसका आंसर क्या है, ये नोटिस वाज गिवन टू पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। नहीं बॉस, एक्टिव पार्टनर जो रेगुलरली इंगेज्ड है, एक पार्टनर को दे दिया मतलब फर्म को नोटिस मिल चुका है। बट मुझे एक बात बताओ, मुझे यहां पे एक बात बताओ कि ये जो फर्म थी इसमें के फ्रॉड कर रहा है और नोटिस भी आया किसका? नोटिस भी आया किसका? कोर्ट का। के इज अ पार्टनर हु इज कमिटिंग फ्रॉड, फ्रॉड शायद पकड़ा गया तो नोटिस आई कि बॉस तुमको अब कोर्ट आना पड़ेगा, तुम्हारे पे एलिगेशन है फ्रॉड का। अब फ्रॉड मैं कर रहा हूं, नोटिस भी मेरे पास आया, तो मैं क्या करूंगा? नोटिस क्या करूंगा? छुपा के रखूंगा कि नहीं, कि मैं बताऊंगा देख देख मैंने फ्रॉड किया ना,
देख देख नोटिस आया है, हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, ये रिसीव नोटिस, ऐसा कुछ करूंगा नहीं। तो नोटिस टू अ पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी नोटिस टू द फर्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब देखो क्या होगा ना, बोलने का मतलब क्या है, समझो एक नॉर्मल नोटिस आया एंड दूसरे पार्टनर्स नहीं आए कोर्ट में फॉर एग्जाम्पल, तो पार्टनर्स आर लायबल। बट एक फ्रॉड कमिटिंग पार्टनर को नोटिस आया, वो वैसे भी झूठा आदमी है, वो सच बोलेगा नहीं, अदर पार्टनर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। इसका इंप्लीकेशन समझो। ओबीके को एक नोटिस आया कि टैक्स भरना है, ऑलराइट, ओबीके को नोटिस आया कि टैक्स भरना है, के को आया तो इनकम टैक्स वाले क्या मानेंगे, ओबीके को मिल चुका है। बट फ्रॉड वाला पार्टनर है, के वॉज कमिटिंग फ्रॉड और उसको नोटिस आया, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ओ एंड बी को पता था। यहां पे लोग क्या कर रहे हैं, इनोसेंट पार्टनर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतना भी रिस्की नहीं होना चाहिए ना बिजनेस करना। ये लोग इनोसेंट पार्टनर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल केस था, तीनों पार्टनर्स नॉर्मल थे तो ठीक है, एवरीवन इज लायबल बिकॉज जॉइंट एंड सेवरल था। बट जो पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड था, तो एक एक्सेप्शन डाला है लोग ने कि जो अगर नोटिस फ्रॉड वाले पार्टनर को आए ना, तो हम ये नहीं मानेंगे कि नोटिस इज टू द फर्म, because anyway he's a liar, anyway he wants to cheat, he might not tell you about the notice। समझ में आ रहा है? तो जनरल रूल क्या है, नोटिस टू एक्टिव पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू फर्म, नोटिस टू पार्टनर इक्वल टू नोटिस टू फर्म, एक्सेप्ट व्हेन द पार्टनर इज कमिटिंग फ्रॉड और व्हेन ही नोज अबाउट द फ्रॉड एंड ही लेट्स इट हैपन, सेकंड सिचुएशन। मतलब क्या हुआ, ही इज अ पार्टी टू द फ्रॉड। मतलब देखो सुनो, ओ बी के, ओ का एक रिलेटिव था, समझो कजिन, ऑलराइट, जो इनका वेंडर था। वेंडर मतलब क्या, सप्लायर, हम लोग इससे प्रोडक्ट खरीदते थे। अब मुझे मालूम है कि ये 1 किलो बोलता है बट देता कितना है, 900 ग्राम। ही इज कमिटिंग फ्रॉड। एम आई, वॉज आई अवेयर ऑफ द फ्रॉड? Yes. Did I allow the fraud? Yes. तो ऐसे केस में भी, so either when he commits a fraud or he allows the fraud to happen, ऐसे पार्टनर को notice to partner does not mean notice to firm. So either he commits a fraud or he allows a fraud to happen. इसमें अपन ऐसा नहीं बोल सकते थे, अरे ओ को तो पता था ना 900 ग्राम दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? कल उठ के इसको पकड़ लिए, ऑलराइट, या कल उठ के इनको पता चला कि यार ये तो 900 ग्राम आ रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, बी एन के क्या करेंगे, सीधा केस फाइल कर देंगे कि तू हमको चीट कर रहा है। और ये क्या ऐसा बोल सकता है कि नहीं यार, ओ को तो पता था, तुमको कैसे मालूम? ओ को तो पता था, तुम ये नहीं बोल सकते। ओ को मालूम था 900 ग्राम है, मैं फ्रॉड नहीं कर रहा हूं, ओ को मालूम था वो 900 ग्राम्स है। तुमको समझ में आ रहा है? ये वेंडर तो क्या बोलेगा, अरे ओ को मालूम था 900 ग्राम है, मैं तो बोला ही नहीं 1 किलो। आपको समझ में आ रहा है? वो बोल रहा है ओ को मालूम था 900 ग्राम्स है, तो ओ को मालूम है मतलब ऐसा नहीं बोल सकते। ओ को मालूम है मतलब सबको मालूम है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ऑलराइट, सो व्हेन ही अलाउज, when he is committing a fraud तो ठीक है, when he allows a fraud to happen, then also notice to the active partner will not be considered as notice to the firm। सबसे पहले वो एक्टिव होना चाहिए, स्लीपिंग, डॉर्मेंट, पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली, ऐसा सब कोई पार्टनर नहीं चलेगा। एंड दूसरा केस, he should not commit any fraud। this rule is not true when he commits any fraud or he allows any fraud to happen। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया बेटा? डन, ये सेक्शन खत्म, लिख लो।
अपना फॉर्मूला क्या है इधर रेड बॉक्स में, नोटिस टू एक्टिव पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू द फर्म, यही याद रखना है। ठीक है, अगर ओबी के फॉर्म है कि एक्टिव पार्टनर है वो और भी डोरमेंट पार्टनर्स हैं और वो लोग को पता है कि फ्रॉड करता है, तो इन केस तब नोटिस आया तो तीनों लायबल होंगे ना। उन्हें पता है कि ये फ्रॉड करता है फिर के को नोटिस नहीं, नोटिस टू के विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नोटिस टू द फर्म, खत्म। हाँ सॉरी, के एक्टिव है ना, नोटिस टू के मतलब नोटिस टू फर्म, मतलब कि ओ बी को बता दिया। और के फ्रॉड करता है तो लीगल नोटिस आया तो तीनों को जाना पड़ेगा। वैसे भी जाना सबको है, लेकिन दोनों को पता था कि के फ्रॉड कर। फ्रॉड करना और इन्वेस्टिगेशन होना दो अलग अलग चीज है ना। जब तक कर रहे हो तब तक कर सकते हो, जिस दिन पकड़े गए तब प्रॉब्लम होगा। ऑलराइट, सी गाइस, देखो ये सेक्शन का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट किसको जाना है या नहीं जाना है। इट इज ट्राइंग टू इस्टैब्लिश कम्युनिकेशन चैनल। लायबिलिटी तो सबकी है बॉस, जो फ्रॉड कर रहा है उसकी भी है, जो फ्रॉड नहीं कर रहा है उसकी भी लायबिलिटी है। तुमको समझ में आ रहा है? वो फ्रॉड करने वाला पार्टनर, अभी समझो मैंने ओबीके ने ₹1,00,000 का फ्रॉड कर दिया, ओबीके में से के ने ₹1,00,000 का फ्रॉड कर दिया, तो ये ₹1,00,000 बक के लिए लायबल कौन है? सिर्फ के या तीनों? तीनों लायबल है, पे तीनों करेंगे, फिर के से वसूली होगी। समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस पार्टनर हैज टू इंडेमनिफाई द फर्म। बाहर वालों के लिए तो तीनों की लायबिलिटी है, बिकॉज लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। 33, 33, 33 सब देंगे। फिर जो लोग ने एक्स्ट्रा दिया ना वो किससे वसूलेंगे? के से वसूलेंगे, बिकॉज ही हैज टू इंडेमनिफाई द फर्म। समझ में आया बेटा? अभी ठीक है? ऑल राइट, ऑल राइट। अभी समझो एक ऐसा सिचुएशन है, लास्ट 2 सेक्शंस ऑफ द डे। अभी एक ऐसा सेक्शन है, ऐसा सिचुएशन है कि पार्टनरशिप चालू हुई, फर्स्ट जनवरी 2024, अभी अभी ये साल 1 जनवरी को वी फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप। ओके, यहां पे ओ बी एंड के पार्टनर स्टार्ट हुए। ओ ने कुछ फ्रॉड कर लिया या कुछ एक्शन कमिट कर लिया। सी, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फ्रॉड। चलो मैं ये बार फ्रॉड नहीं लेता हूं। उन लोग ने सप्लायर से माल लिया था 1 लाख रुपीस का, बोला था 7 मंथ्स के बाद पे करेंगे या 6 मंथ्स के बाद पे करेंगे। 1 मई को, 1 मई को ओ रिटायर हो जाता है। लायबिलिटी खड़ी कब होगी? एंड ऑफ द मंथ, समझो पकड़ लेते हैं 30 जून। एम आई लायबल? क्यों? मतलब रिटायरमेंट हो गई ना।
पता कि वो एक्ट कब हुआ था। अगर वो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? होना चाहिए। विल आई बी लायबल बट आई एम नॉट अ पार्टनर? कोई रिलेशन ही नहीं है। अभी रिलेशन है क्या? 30 जून को रिलेशन है क्या? तो फिर हाउ कैन यू कंसिडर मी पार्टनर? लायबिलिटी होने के लिए पार्टनर होना चाहिए। लायबिलिटी होने के लिए पार्टनर होना चाहिए। एम आई अ पार्टनर? तो तुम मेरे को कैसा लायबल कर सकते हो? पार्टनर लिए थे तो मैंने बहुत सारी चीज की थी बेटा, तो क्या जिंदगी भर लायबल रहूंगा? समझ में आ रहा है? सी देर आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। अभी तो जो तुम बोल रहे हो वो मुझे क्या बोल रहे हो? तुम्हारे यहाँ फेयरनेस है, तुम्हारी फीलिंग्स बात कर रहे हो, हाँ या ना? कि सर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि शुड ओ बी लायबल, यस और नो? यस तो वाई यस, नो तो वाई नो? उसने खुद के लिए नहीं लिया था, वो फूड्स अभी भी शायद फॉर्म में हो सकता है, वो बेच के आगे चल समझो बेच दिया, कमा लिया, सब कुछ हो गया, पैसा नहीं दिया। विल आई बी लायबल फॉर दिस 1 लाख? करंटली आई एम शुड नॉट बी लायबल। करंटली ध्यान से सुनो प्लीज, इसके जितना मैंने पढ़ाया है ना उस हिसाब से ही आंसर किया करो, और जितना पूछा है उतना ही बोला करो। अभी मैंने कुछ पढ़ा है इसके बारे में, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट ऐसा सिचुएशन हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, कोई एडमिट हुआ, अब समझो यहां पे एडमिट हो गया, ओ निकल गया, ओ रिटायर हो गया और डी एडमिट हो गया, तो डी इज लायबल फॉर पास्ट एक्शंस। क्यों? आया ना डाउट? आया कि नहीं? अरे पार्टनर है, लायबिलिटी है, तारीख 30 जून के लिए लायबिलिटी, पार्टनर्स आर जॉइंट एंड सेवरल। इज डी अ पार्टनर? इज डी अ पार्टनर? शुड ही बी लायबल? अरे क्यों नो? वाई नो यार, वाई नो? तुम वाई नो क्यों बोल रहा है पहले वो बताओ। वो छोड़ो, लॉ क्या बोलता है? जितना लॉ मैंने तुमको पढ़ाया कि क्या बोलता है? पार्टनर्स लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। क्या डी पार्टनर है? तो डी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है कि नहीं? तो शुड डी बी लायबल? यस यस, डी शुड बी लायबल, अभी तक जितना पढ़ा है। अब ये सिचुएशन, बट दिल क्या बोलता है? डी शुड नॉट बी लायबल। सर उसकी क्या गलती? 1 जून को लोग ने क्या किया था 1 जनवरी को, एंड तुम्हारा दिल यही बोलता है कि ओ शुड बी लायबल। तो जो तुम्हारा दिल बोलता है वो एक्ट भी बोलता है। अब मैं तुमको प्रोविजन पढ़ा रहा हूं। This mentality and way of thinking is very important to solve case study questions. The moment you start putting your own masala, your case study questions will go wrong. जितना पढ़ा है उसमें से ही मैंने तुमको पहले दिल क्या बोलता है वो पूछा, तुमको अप्लाई क्या करना है जितना पढ़ा। ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए देखो इतना सिंपल सा लाइन रखा था, पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल व्हाइल, व्हेन नहीं बोला, व्हेन नहीं बोला। व्हेन लिखता तो आंसर चेंज हो जाता। व्हेन लिखता तो क्या? व्हेन इज अ पार्टनर इज लायबल, व्हेन इज नॉट अ पार्टनर ही इज नॉट लायबल। व्हेन नहीं लिखा, व्हाइल ही इज अ पार्टनर लिखा। देखो एक एक वर्ड को डीपली पढ़ना पड़ता है, यूं पढ़ो तो लगता है समझ में आ गया। इफ एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंट एंड सेवरली विद ऑल अदर पार्टनर्स फॉर ऑल एक्ट्स डन व्हाइल, मतलब ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन अब तुम बोल सकते हो सर 1 जनवरी से लेके 30 जून तक जितने भी ट्रांजैक्शंस थे, इवन इफ ओ रिटायर्स ओ विल बी लायबल बिकॉज दिस एक्ट वाज डन व्हाइल ही वाज अ पार्टनर, नॉट व्हेन ही वाज अ पार्टनर। समझ में आ रहा है? दैट इज सेक्शन नंबर 25। ओके, डी क्यों नहीं लायबल है ना, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसका एक सेक्शन है, देखो हर चीज का एक सेक्शन होना चाहिए तो ही तुम जवाब दे सकते हो, वरना यू कैन नॉट आंसर। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 26, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर।
ऑलराइट, व्हाट डू मीन बाय रॉन्गफुल एक्ट्स? कोई पार्टनर के वजह से किसी का कुछ नुकसान हो जाता है। ऑलराइट, कोई पार्टनर के वजह से किसी का नुकसान हो जाता है तो हु इज लायबल? हु इज लायबल? अब भी मैंने तुमको पढ़ाया कि लायबिलिटी तो फ्रॉड भी हुआ, मिस्टेक हो गया, मिलावट हो गया, इंजरी कॉज हो गई, हु विल बी लायबल? फर्म विल बी लायबल। ठीक है, एक सिचुएशन समझो। अब वो गुजरात में एक ब्रिज गिरा था ना, कोई तो ब्रिज गिरा था गुजरात में। अब वो ब्रिज बनाया था एबीसी एसोसिएट्स ने। सी की गलती थी, गलती सी की थी। सी ने एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए इंफीरियर रॉ मटेरियल या इंफीरियर मटेरियल यूज किया, स्टील रॉड्स बराबर वाले नहीं डाले, सीमेंट की क्वालिटी बेकार ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्रिज गिर गया, इससे क्या हुई? रॉन्गफुल एक्ट हुआ, इससे इंजरी हुई। लायबिलिटी किसकी है? लायबिलिटी किसकी है? फर्म। गलती किसकी थी? गलती सी की थी। जो भी नुकसान हुआ, जो भी फाइन पड़ेगा, जो भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, वो सी को देना पड़ेगा या फर्म को देना पड़ेगा? बट सी, ए एंड बी की गलती नहीं थी, तो क्यों? एक्शन ऑफ, अरे वो एक्शन छोड़ो, इंजरी हुआ ना। यहां पे क्या बोल रहा है? हु इज लायबल? सेक्शन लॉ ही बोलता है तुमने ऐसा कुछ कांड किया तो सेक्शन 26 अप्लाई हो जाएगा। हु विल बी लायबल? हु विल बी लायबल? फर्म विल बी लायबल। बट गलती तो सी की थी ना। ए एंड बी की क्या गलती? भरेंगे सब लोग, फिर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? इंडेमनिफिकेशन ऑफ फर्म फॉर एनी लॉस या वो विलफुल नेग्लेक्ट हो गया ना। देखो अब दो सेक्शन कैसा अप्लाई हो रहा है। फर्म पैसा दे दे, लॉ बोलती है तुमसे हम पैसा वसूली लायबिलिटी ले लेंगे। फिर अगर फ्रॉड है या विलफुल निग्लेक्ट है तो तुम ए एंड बी विल टेक मनी फ्रॉम। आप समझ में आया? बट हम लेंगे तो सही, समझ में आ रहा है? समझो ₹1,00,000 की लाइब, ए बी सी फर्म था बेटा, ₹1,00,000 का फ्रॉड किया सी ने, भरने को आया तो किसको भरना पड़ेगा? सबको भरना पड़ेगा। समझो मैंने भर दिया, ए ने भर दिया ₹1,00,000, बीएनसी के पास नहीं था तो ए को भरना पड़ा ₹1,00,000, हमारे पार्टनर्स के पास नहीं है, तो एएनबी छोड़ देगा क्या? वो बोलेगा बॉस सी से लेगा। और अगर सी से भी नहीं लेना होगा, जनरल पेमेंट ही, क्रेडिटर्स को पे करना था, ₹1,00,000 पे किया, बीएनसी के पास नहीं था तो ए पे करेगा। विल ए पे? यस और नो? ए विल पे 1 लाख। देन व्हाट विल ही डू? ही विल रिकवर द शेयर फ्रॉम बीएनसी। वो अब क्या बोलेगा? अकाउंट जोड़ो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा कैपिटल कम करो। लूंगा ना, मैं चैरिटी करने तो नहीं बैठा हूं। ए बोलेगा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम करो या मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ा दो, मैं ज्यादा प्रॉफिट लेके जाऊंगा। इज दिस फेयर और नॉट? यस। बाहर वालों के टाइम के लिए तू पे कर दे, फिर इंटरनली तुम लोग एडजस्ट कर लेना। समझ में आया? इवन ओवर हियर द फर्म विल बी लायबल, बट जो विलफुल निग्लेक्ट किया ना पार्टनर ने, ये पार्टनर ने विलफुल निग्लेक्ट किया ना, तो वो सेक्शन लगेगा, ये पार्टनर से आप रिकवरी कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर? वी आर डन। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। बैठो बैठो बैठो, हैव अ सीट।